जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने बात की है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जर्मन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, जो कि दिल्ली का विजिट कर रहे थे, इंडिया का विजिट कर रहे थे। और वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इंडिया ने पैगाम दिया है अमेरिका को, दैट इंडिया रिस्पेक्ट्स प्रिडिक्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी। ये दो चीज़ें वो कह रहे हैं। एंड दिस इज़ अ मैसेज, क्लियर मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स। बात वो कर रहे थे उनके साथ, जर्मन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और उन्होंने कहा है जनाब कि हम जो है वो रिलायबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी को अहमियत देते हैं। ये दो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि दैट्स व्हाट इंडिया इज़ लुकिंग फॉर। और इंडिया तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ को मिलते हुए अब ये बात कहेगा कि हमें प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए। अगर आपके हमारे ताल्लुकात में प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, यानी कि बेसिकली इंडिया इज सेइंग कि अमेरिका इज नो मोर अ प्रिडिक्टेबल कंट्री। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इट and you cannot rely America. This is what India is saying. Now India is going to, और जिसे कहते हैं ना, कंप्लेन्स उसने शुरू कर दी हैं। और जारी बात है, इंडिया हैज़ नो चॉइस बट टू डू दिस। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जर्मन फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे हैं, लेकिन जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने जो बात की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा है जी कि जर्मन जो जो सिलेबस है या जो जर्मन लैंग्वेज है वो इंडिया के स्कूल्स में होनी चाहिए। अब हुआ क्या कि जो एंगेला मर्कल थी उसने 1 मिलियन से ज़्यादा अफगानियों को और वो सीरियंस को ले लिया कि जी हमें ये लोग चाहिए, बिकॉज उनको पता है कि ये जो सारा सिलसिला है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि जर्मनी को लेबर चाहिए। उन्होंने कहा लेबर है, हम इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, और दूसरा हम दुनिया को भी ऊपर भी एहसान चढ़ा देंगे कि जनाब देखो, हमने तो अफगानिस्तान में जो मैस हुआ, हम वहाँ से यंग लड़कों को ले आए, सीरिया से यंग लड़कों को ले आए हम, और यंग लोगों को लेके आए और कहा जी आ जाओ, ठीक है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो लेके आए थे अपनी लेबर के लिए, फ्यूचर के लिए। नाउ जर्मन्स आर सेइंग दिस टू इंडिया कि आप जर्मन लैंग्वेज इंडिया के स्कूलों में इंट्रोड्यूस कराएं, पढ़ाएं, और आपके लोग जो हैं वो जर्मन लैंग्वेज जानते हों और हमारे पास काम करने आए। क्योंकि उनको पता है जर्मनी के अंदर तो वो एक लिबरल कंट्री है, वहाँ पे आइंदा फ्यूचर पॉपुलेशन जो है वो उस तरह नहीं है। यही लोग आएंगे, यही शादियां करेंगे जर्मनी के अंदर, यही जर्मनी में रहेंगे, यही वहाँ पे काम करेंगे। दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो इट मीन्स कि इससे पहले इसराइल भी ये कह के गया है, फ्रांस भी ये कह के गया है, और भी जो इंडिया के अंदर मुल्क आ रहे हैं, दे आर लुकिंग इंडिया एज ए प्योर लेबर मार्केट। ठीक है, वो इंडिया को एज ए लेबर मार्केट समझते हैं, और दैट इज़ वेयर दे थिंक कि ये हमारे लिए एक एसेट है। एक तरफ वो समझते हैं कि जनाब ये हमारे लिए लेबर मार्केट है, और दूसरी तरफ वो क्या समझते हैं, वो समझते हैं कि ये एक एसेट है, जिस एसेट को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये तो यहाँ पे तो हमने सामान बेचना है। ये चीज़ इंडिया को देती है कॉन्फिडेंस, और उसने कहा कि मैं अमेरिका के साथ भी सिर्फ और सिर्फ बातें तो करूँगा। किस चीज़ की बातें करूँगा? बातें करूँगा कि जनाब मैं कम्युनिस्ट चाइना के खिलाफ हूँ और मैं डेमोक्रेसी हूँ, लेकिन इन रियलिटी कम्युनिस्ट चाइना के खिलाफ इंडिया करेगा कुछ नहीं, या जो रशिया के खिलाफ इंडिया करेगा कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अमेरिका को वो ये चूरन चाहिए तो हम ये चूरन बेच देते हैं, और वो हमारे करीब आ रहे हैं। अब अमेरिकन इस चीज़ से नाराज़ हैं, ठीक है। लेकिन जर्मनी को ये प्रॉब्लम नहीं है इतना लंबा चौड़ा, क्योंकि जर्मनी के स्टेक्स डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू द यूनाइटेड स्टेट्स। फ्रांस के स्टेक्स डिफरेंस हैं। अमेरिका देखें, देयर विल कम अ डे कि जब ये सारे यूरोपियन कंट्रीज चाहेंगे कि अमेरिका की जो पोजीशन है वो कंप्रोमाइज़ हो, और हम इस स्पेस को एक्वायर करें, हम इस स्पेस को एक्वायर करें, वो ये कहेंगे। समझ रहे हैं आप बात? तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ जो नज़र आती है। एक तो इस चीज़ को ये समझना चाहिए, और अमेरिकन्स को सीधा सीधा पैगाम है कि भाई, और जर्मन्स ने ये भी कहा है कि जनाब जर्मन जो स्टूडेंट वीज़ाज़ हैं वो हम दे रहे हैं इंडियंस को, ठीक है जी। और बहुत सारी चीज़ों में, ताकि हमारी जो हम इंडिया से लोगों को लेके जाएं। इंडिया जो है वो एक कहा जा रहा है कि एक डेवलपिंग इकोनॉमिक पावर हाउस है,
innovative powerhouse है. This is what Germans are saying now. सो मेरा ख्याल है कि ये इंडिया ने स्टेप बाय स्टेप बाकी जो ममालिक हैं उनको ये बताना शुरू कर दिया है कि हमें अमेरिका के साथ किस तरह के मसले मसाइल जो हैं वो सामना करना पड़ रहा है, और उसमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और ग्लोबल पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और मल्टीपोलैरिटी और स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी जैसे इश्यूज जो हैं वो समझते हैं कि ये इनको एड्रेस होना चाहिए. और इंडिया को अब हर रोज जो यूरोपियन लीडर इंडिया आएगा उसके साथ यही बात होगी. ठीक है ना जी. हर रोज जब इंडिया के अंदर कोई बंदा आएगा तो उसके साथ यही बात होगी. इस चीज़ को जहन में रखें हर रोज. ठीक है ना जी. सो मुझे ऐसे लगता है कि दैट इज़ समथिंग वेरी बिग. ये एक बड़ी चीज़ है, बड़ा एक फ्रेमवर्क है जिसमें इंडिया जो है, फॉर एग्जांपल जर्मनी कहता है जी मैंने अपनी ट्रेड डबल करनी है इंडिया के साथ, तो 50 बिलियन यूरो पे लेके जाना चाहते हैं, टू वे ट्रेड. और इसमें वो कह रहे हैं कि जो जर्मन इंडस्ट्री है वो मैन्युफैक्चर इंडिया के अंदर करेगी. जर्मन इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर इंडिया के अंदर करेगी. इस चीज़ को जहन में रखें. सो इंडिया समझता है कि वो जो कुछ जर्मनी, अब और सुनने में आया कि जर्मन फॉरेन मिनिस्टर की भी मोदी साहब से मुलाकात हुई है, और वो क्यों हुई है उसकी भी एक लॉजिक है, वजह है वो क्यों मुलाकात हुई है. अमूमन नरेंद्र मोदी साहब इतनी लंबी चौड़ी लिफ्ट नहीं कराते, और वो नहीं फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह से मिलते, वो इग्नोर कर देते हैं और ठीक है यार मेरे साथ मिलना है तो, लेकिन अब ये मिल रहे हैं. ठीक है नहीं. सो ये एक चीज़ है. बहरहाल उधर से ट्रम्प साहब जो हैं उन्होंने दोबारा शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा जनाब कि मैंने इंडिया के ऊपर जो सेकेंडरी सैंक्शंस हैं वो इम्पोज कर दी हैं. 25% टैरिफ्स फॉर इम्पोर्टिंग रशियन ऑयल, और बाकी 25% टैरिफ वो भी उसके ऊपर लगा दिया. टोटल 50% टैरिफ लगा दिए. और अमेरिकी सदर जो हैं वो कह रहे हैं जी ये रशियन ऑयल की वजह से सारा कुछ हो रहा है और ये इंडिया को डिसाइड करना है. और उधर से वो पीटर नेवारो है जो एक बड़ी टफ लाइन ले रहा है. जाहिर बात है पीटर नेवारो को, ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे प्लेयर्स होते हैं, इनको कहा जाता है कि आप बोलें, आप बात करें. इनका मतलब होता है मैसेज कम्युनिकेट करना, मैसेज कन्वे करना, एक्सप्लेन करना, बताना कि हाँ जी जनाब हम जो है वो पढ़े. अब मैं भी ये भी देख रहा था कि जो इंडिया के एम्बेसडर हैं अमेरिका के अंदर, वो धड़ाधड़ कांग्रेस में जा रहे हैं. और जो ख़ास तौर पे ट्रम्प साहब की जो टैरिफ्स हैं इनको कहा जाता है आर्बिट्रेरी टैरिफ्स. ठीक है जी. अब वो कांग्रेस के अंदर जा रहे हैं कि कांग्रेस को कह रहे हैं कि ये ग्रिगोरी मीक्स हैं उनको मिले हैं. सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट इनटू इनटू रियलिटी. ये बहुत एक सिग्निफिकेंट चीज़ है. और अभी जो जैसे फॉर एग्जांपल सिंगापुर के जो लीडर आए हुए थे इंडिया के अंदर, वज़ीर आज़म आए हुए हैं, उनका क्या काम है? उनका काम भी यही है कि अपनी स्पेस बनाना. इंडिया की जो बड़ी मार्केट है ना, देखें 1.4 बिलियन की जो मार्केट है, ये बहुत बड़ा नंबर है. दैट्स अ वेरी बिग नंबर. इसको आप ये समझ लें कि ये एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर मतलब आप यू जस्ट कैन नॉट इवन इमेजिन. आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कितना इम्पोर्टेंट बड़ा नंबर है. और इसकी वजह से लोग जो हैं यहाँ पे हर बंदा भाग भाग इंडिया आ रहा है. आज फॉर एग्जांपल जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं वो जनाब एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप चाहते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहते हैं, डिजिटल एसेट्स के हवाले से काम करना चाहते हैं. इंडियन जो मिनिस्टर्स हैं वो उनको ये कहा गया है कि सिंगापुर के मज़ीद करीब हो, उनके साथ ताल्लुकात जो है वो मज़ीद बेहतर करो. सो दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट, जो चीज़ मैं what I can see and what I can smell in this entire thing. और मज़े की बात यह है कि जब ये क्या नाम है इनका, वोंग साहब जो हैं, प्राइम मिनिस्टर वोंग ऑफ सिंगापुर, जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो नरेंद्र मोदी इनको मिलने गए थे. तो सिंगापुर जो है वो इस वक्त साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का. ठीक है जी. और इंडिया जो है वो, सिंगापुर ने डिफेंस के वाले से क्या करना है, लेकिन फिर भी
جو بھی ہے، لیکن وہ اربن واٹر مینجمنٹ اور بہت ساری اور چیزیں ہیں جس میں وہ انڈیا ان کو انگیج کر رہا ہے، اور کوانٹم کمپیوٹنگ، اے آئی، ایروسپیس، سو آن اینڈ سو فورتھ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. بہرحال دیٹ از سم تھنگ important, and that is something very significant in reality. دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز جو ہے وہ ہوتی ہے یا کس طرح چیز چلتی ہے. بہرحال یہ ایک لانگ ٹرم چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ نریندر مودی کیا کر پائیں گے کہ امریکنس کو کنونس کر لیں. آج آپ کو پتہ ہے ایک بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل فارن افیئرز میں لکھا ہے، بہت انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے، ٹھیک ہے جی. اور وہ آرٹیکل لکھا ہے فارن افیئرز میں کس نے؟ جیک سلیون نے، فارمر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اینڈ کرت کیمبل، دونوں نے لکھا ہے، آج ہی چھپا ہے. انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے کہ جی بیسیکلی یو ایس انڈیا الائنس کا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں بندے جو ہیں یہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں کسی نہ کسی طریقے. لیکن کیا امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اسٹیبلشمنٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یہ وہاں پہ جو کانگریس اور بروکریسی اور اس کا حصہ ضرور ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ دے آر مسنگ سو مچ، دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ واٹ کائنڈ آف جو ریلیشن شپ ہے اس وقت انڈیا اور امریکہ کا ہو چکا ہوا ہے. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کرت کیمبل ہے، اس نے ایک بک لکھی تھی، دا پیوٹ ہلری کلنٹن جب فارن منسٹر تھی، فارن سیکرٹری تھی، تو یہ اس کو پھر اوباما ایڈمنسٹریشن میں لے کے آیا گیا، پھر یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں تھا. تو اس نے کافی کام کیا. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیسیکلی کافی نقصان ہوا ہے، ہم نے جو انڈیا کے اوپر کام کیا تھا اس کا ہمیں نقصان ہوا. دس از واٹ دے آر تھنکنگ اینڈ سیئنگ اینڈ ٹاکنگ اینڈ یہ ایک چیز کو سوچ رہے ہیں. لیکن ان ریالٹی اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ ٹرمپ، اٹس اوور آل. یہ ایک اوور آل اپروچ ہے جو آپ کو نظر آئے گی امریکہ کے اندر انڈیا کے حوالے سے. امریکن جو ڈیپ اسٹیٹ ہے، یاد رکھیں وہ جب انڈیا کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ کیا سوچتے ہیں؟ دے نو دس کہ یار یہ ملک ہم سے اتنا کچھ لے رہا ہے، ہمیں دے کیا رہا ہے. یہ وہاں پہ بیسیکلی پوائنٹ یہ ڈسکس ہو رہا ہے. بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تیل کا مسئلہ ہے، یہ تیل ہے، یہ فلاں ہے ٹمکان. اٹ از ناٹ تیل. یہ چیز کو ذہن میں رکھیں، یہ تیل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک لمبی کہانی ہے. لیکن ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ چیز اس انداز سے. مجھے بتائیں جب ہنڈربرگ ریسرچ رپورٹ آئی تھی اور اڈانی کے اوپر اور اڈانی کے بزنس کے اوپر جب بات ہوئی تھی تو وہ کیا تھا؟ جن دوستوں کو نہیں پتا میں جسٹ ان کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوں، وہ کیا تھا. جب یہ پنو والا انسیڈنٹ ہوا تھا تو وہ تو چلو ٹھیک ہے، امریکہ کی نیشنل سیکورٹی کا ایشو تھا. سو بیسیکلی یہ اڈانی وغیرہ پہ جب اسٹرائک ہوئی تھی، فائنینشیل اسٹرائک ہوئی تھی، تو تب ساری سمجھ تھی کہ ہو کیا رہا ہے اور کس طرف یا کس ڈائریکشن میں چیزیں جو ہیں وہ مڑیں گی. تو یہ ایک اب ڈاکٹر جے شنکر لوگ جو ہیں، لیکن کیونکہ آج انڈیا کو ایڈوانٹیج یہ ہے وہ بڑی مارکیٹ ہے، اس کی آبادی بہت زیادہ ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ دیٹس ویئر وی ہیو ٹو پلے. یہ ہمیں اپنی اسٹرینتھ پہ کھیلنا ہے. ان کی اسٹرینتھ یہ ہے، ان کی اسٹرینتھ کچھ اور نہیں ہے، ٹھیک ہے. سو یہ ایک چیز ہے، ان کی آبادی، ان کے لوگ، ان کی مین پاور، ہیومن کیپٹل، دیٹ از دیئر اسٹرینتھ. یہ ان کی اسٹرینتھ ہے اور وہ اس پہ مسلسل جو ہے وہ کھیلتے ہیں اور کھیلتے رہیں گے. لیٹس سی کیا نکلتا ہے اس میں اور کیا ہوتا ہے. بہرحال انڈیا نے یہ کہنا شروع کر دیا بھائی پریڈکٹیبلٹی اینڈ ریلائبلٹی، دیٹ از انڈیاز میسج ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس.